हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं? तो भाई लोग, आज हम लोग लेकर आ गए आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जहां पे अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सीरीज का जो पहला लेक्चर है वो है रियल नंबर पे, है ना। देखो यार, सवाल कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, ये अपन इसमें देखेंगे। और सीबीएसई का ना एक पैटर्न है, हर साल सीबीएसई में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। किस पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछता है उसको दिमाग में रख के ये सीरीज प्लान कर रहा हूं। हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन अपन ऐसे निकाल के लेके आएंगे आपके लिए, जो बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी 90 से 95% रखते हैं। क्लियर है? तो देखो यार, ये सवाल तो एकदम दिमाग में बिठा लेना कि इसमें से कोई ना कोई सवाल तुमको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। क्लियर है? प्रीवियस ईयर में भी मैंने देखा पूरा ट्रेंड 2012 से लेके 2021 तक जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे उनको इसमें कंसिडर करने की कोशिश की गई है। तो शुरू करते भाई लोग। सबसे पहला सवाल ये आया था 2020, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। देखो भैया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, तो सबसे पहली बात प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर क्या? वो नंबर जिसका फैक्टर 1 और नंबर खुद होता है। 1 और नंबर खुद, जैसे कोई भी प्राइम नंबर लोगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे? जैसे 2 है तो 2 एंड 1, 1 और वो नंबर खुद उसके प्राइम फैक्टर होते। तो ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। तो यहां पे समझ में आ गया सर 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। किसी भी प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, नंबर लिया मैंने 5, तो 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 1 की टेबल में 5 आता है और 5 खुद। क्लियर है? अगला सवाल, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट से घबराना मत, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर। क्लियर है ना? एक्सपोनेंट मतलब पावर, जो ऊपर खोपड़ी पे बैठता है नंबर के, जैसे 2 की पावर 3, तो इस 3 को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं भाई? एक्सपोनेंट। तो यार यहां पे क्या पूछ रहा है कि तुम्हें यह बताना है भैया कि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो भैया 196 का करते हैं जरा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है? पहले 2 की टेबल से शुरू करेंगे। चलो भैया, 2 9 जा 18, 1 6 ये आ गया 98। फिर 2 की टेबल से दिया 4 टाइम्स 9, फिर 7 की टेबल से दिया 7, फिर 7 1 जा, क्योंकि 49 ना 3 की टेबल में आता है। फिर अगला प्राइम नंबर 5 है, 5 की टेबल में भी नहीं आता, तो मैंने 7 ले लिया। और इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन 196 के लिख दिए। तो 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो गए? 2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तुमको यूं भी पता था 196 14 का स्क्वायर होता है, तो वहां से भी दिख रहा था कि 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आएगा। इन्होंने बोला सम ऑफ एक्सपोनेंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इन्होंने क्या पूछा भैया? सम ऑफ पावर्स। एक्सपोनेंट अंग्रेजी लिख दिए, इससे घबराना नहीं। सम ऑफ पावर्स, तो पावर क्या भैया? 2 + 2, क्योंकि यार पावर मतलब ये, इनका सम निकालना था, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। मुस्कुराते हुए मार्क कर दिया होगा आंसर बड़े आगे। अगला सवाल देख, 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, उनको अपन ने इस तरीके से लिखा x की पावर क्यूब एंड y स्क्वायर, है ना, एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, वेर x एंड y आर प्राइम नंबर। आपको एलसीएम निकालना है ए और बी का। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मेरे भाई एलसीएम किसी भी नंबर का निकालने का तरीका क्या होता है? तो यार सिखा देता हूं। जैसे भैया नंबर क्या है? ए और बी। ए क्या है? ए लिखा है x की पावर 3 y स्क्वायर। x और y क्या है? प्राइम नंबर है। और b क्या लिखा है? x y क्यूब। देखो इन्होंने एलसीएम पूछा है, मैं तुमको बोलूं कभी इसमें एचसीएफ भी पूछा होता तो तुम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। एलसीएम में क्या होता है ना, जो कॉमन, देखो यहां पे x और y आपको दिख रहे फैक्टर है, ए का भी फैक्टर x है और y है, बी के भी फैक्टर x और y है, प्राइम फैक्टर की मैं बात करूं। तो यार यहां पे एक चीज समझ में आ रही है
कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां x की पावर कितनी है 1, यहां x की पावर कितनी है 3। एलसीएम में हाईएस्ट पावर ली जाती है फैक्टर्स की, तो जो प्राइम फैक्टर है वो कितना आ गया x की पावर 3, और y की पावर यहां पे देख 2 है और यहां पे y की पावर 3 है, तो हाईएस्ट 2 और 3 में बड़ा क्या है 3, तो y की पावर क्या ले लेगा 3। क्लियर, ये तो निकाल दिया तूने एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो गया x3y3। पर कभी कोई तुझसे पूछ लेता कि भैया HCF बताओ ए और बी का, तो देखो लीस्ट में ली तुमने ग्रेटेस्ट पावर, है ना, लीस्ट में ली तुमने ग्रेटेस्ट पावर। HCF में तुमको मिनिमम पावर लेनी है। x की मिनिमम पावर क्या है, x की पावर 1 है। y की मिनिमम पावर क्या है, y का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई, मतलब ये हो गया XY स्क्वायर, ये HCF हो गया, ये LCM हो गया। एक रिलेशन भी दो पॉजिटिव नंबर के बीच में पड़ा होगा कि सर A इंटू बी करोगे तो वो बराबर आएगा LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB। रिवाइज भी हो गया ये कंसेप्ट। देख तूने जो निकाला वो एकदम करेक्ट है। यहां पे देख A की वैल्यू है x की पावर 3y स्क्वायर, B की वैल्यू है XY3। LCM कितना आया, LCM के लिए तुझे क्या लेनी है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, और HCF के लिए क्या लेनी है, मिनिमम पावर। बिल्कुल नाम के उल्टे चलते हैं ये, है ना। कॉमन फैक्टर को देख लेगा तो कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर तुझे लेनी होगी, HCF में कॉमन फैक्टर की मैक्सिमम पावर तुझे लेनी होगी LCM में। बात क्लियर है, एकदम भौकाली तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो देख यहाँ पे क्या बन रहा है, x की पावर 4 बन रहा है और y की पावर 5 बन रहा है। इधर से देखे तो अब LCM ऑफ AB देख, मैंने इतनी सब बातें क्यों कर ली, सवाल बहुत आसान था, केवल वही निकालना था तुझे, पर अपन ने और आगे की बातें कर ली। LCM ऑफ AB कितना आया, x की पावर 3 y की पावर 3, HCF कितना आया XY स्क्वायर, कितना आ रहा है मेरे भाई, x की पावर 4 और y की पावर 5। सेम आ गई ना बातें, एकदम करेक्ट निकाला। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन को याद रखना, इस पे कभी कभार ऑब्जेक्टिव आ जाता है। क्लियर है, दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट बराबर होता है उसके एलसीएम के प्रोडक्ट इनटू HCF के प्रोडक्ट के। वेरीफाई भी कर लिया अपन ने, जो निकाला एकदम करेक्ट है। चलो अगले सवाल पर अगले सवाल पर जाने के पहले एक कंसेप्ट सिखाता हूं तुमको HCF LCM का। वैसे तुमको आता होगा पर रिवाइज हो जाएगा। देख मेरे भाई, कभी तुझसे पूछा कि यार ये तीन नंबर है 120, 150, 180, इनका LCM निकालना है और इनका HCF निकालना है, तो निकालने का तरीका क्या होगा, है ना। तीन नंबर दे दिए 120, 150, 180, इनका LCM निकालना है, इनका HCF निकालना है। सिंपली अपन क्या करेंगे भाई, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 260, 230, 215, है ना, 3, 5 और 5, 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 120 का। इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 150 का, है ना, 275, 325, 5, 5, 5, 1। इसी तरीके से मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 180 का, 290, 245, 315, 3, 5, फिर अगला प्राइम नंबर 5, 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक प्राइम नंबर लेते जाएंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 से जितना कटेगा काट लिया, फिर अगला प्राइम नंबर 3 लेंगे, कभी 3 से कट रहा है तो सही है, नहीं तो 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसको कभी मैं लिखूं पावर के फॉर्म में तो मेरे भाई 120 का क्या बन रहा है, 2 की पावर कितनी है, 1, 2, 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर कितनी है 1, और 5 की पावर कितनी है 1। क्लियर। 150 देखें, 150, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है गुरुजी 1, बहुत बढ़िया। 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर गुरुजी है 1, ओके। 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है सर 2, बहुत बढ़िया। 180 देख ले मेरे भाई, 180 में 2 का क्या है स्क्वायर, 3 की पावर कितनी है 2, है ना, और क्या है भाई 5 की पावर 1।
मैंने कहा था एलसीएम में कॉमन फैक्टर की क्या ली जाती है, कॉमन फैक्टर की मैक्सिमम पावर ली जाती है। तो भाई एलसीएम में देख 2 की पावर क्या लूंगा, मैक्सिमम। एलसीएम में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 3। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 की पावर 2। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 5 की पावर 2। मान ले इस सवाल में कहीं पे यहां पे एक और फैक्टर आ जाता 7, जो कि केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। तो क्या 7 को एलसीएम में लिया जाता, बिल्कुल लिया जाता। यहां पे फिर हम मान लेते कि यार ये 7 की पावर 0 है, ये 7 की पावर 0 है, और एलसीएम में तो हाईएस्ट पावर ली जाती है कॉमन फैक्टर की। तो हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर की क्या हो जाती, 7 की पावर 1। कभी मान ले यहां पे 180 की जगह ये नंबर होता 180 इंटू 7, कितना होता ये 6, 5 7 1 जब 1260 होता फॉर एग्जाम्पल, है ना, 1260 होता फॉर एग्जाम्पल। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा होता, ऊपर कहीं 7 नहीं है, तो क्या इस 7 को छोड़ देगा एलसीएम में, नहीं, ऊपर नहीं है, पर यार 7 की पावर 0 तो मान ही सकते हैं। जहां कहीं कुछ नहीं वहां 7 की पावर, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 तो लिख ही सकते, क्योंकि वो 1 होता है। तो भैया यहां पे एलसीएम में मैंने बोला मैक्सिमम पावर, क्या बोला, मैक्सिमम पावर। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है एलसीएम को निकालते वक्त। बच्चे क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते, भैया कहते कि 7 तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं। मैंने सवाल को थोड़ा सा बदल दिया केवल तुम्हारा दिमाग चलाने के लिए। तो कभी गलती मत करना इसमें, ये कंसेप्ट में बहुत बेसिक की बातें हैं, है ना, बहुत बेसिक बातें हो रही है, पर ये कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जितने भी फैक्टर आ रहे हैं ना एलसीएम में, सारे इंक्लूड होते हैं, है ना। तो ये आ गया अपना एलसीएम का। एचसीएफ का चार्ट देखूं तो एचसीएफ में क्या होता है, मिनिमम पावर ली जाती है। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 2 जा 30, यह आ गया आपका एचसीएफ। और एलसीएम को मैं देखूं तो 25 इंटू आपका दिख जाएगा, यहां से आप एलसीएम निकाल लोगे। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सीधे मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, सीधे मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या, 8 इंटू 9 इंटू 25, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 25 9 जा 225 इंटू 8 40 20 1800 आपका मेरे ख्याल से सारे बच्चों का आंसर आ गया है। 1800 will be the LCM of this numbers and HCF will be 30। अब यहां पे एक बात समझ में आई कि जब भी दुनिया का कोई भी नंबर का तुम HCF LCM निकाल रहे हो, तो ये HCF जो होता है ना, HCF LCM जो भी निकलेगा वो HCF की टेबल में आएगा। मतलब एक नोट लिख लेना कि LCM इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय HCF। सर इतना सब क्यों डिटेल में बता रहे हो, केवल सवालों में कंफ्यूज ना हो, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है ना। एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एचसीएफ, मतलब एलसीएम जो भी निकलेगा ना वो हमेशा डिवाइड होगा एचसीएफ से। तो सीबीएसई ने इस पे भी एक सवाल पूछा, देखो सवाल क्या आया सीबीएसई का, ये कि यार एलसीएम 2 नंबर का है 2400, 2 नंबर का एलसीएम दे दिया 2400, ये कह रहा एचसीएफ इनमें से कोई क्या नहीं होगा। तो हमने बोला एलसीएम इज कंप्लीटली डिवाइजिबल बाय एचसीएफ। तो ये देख लो इनमें से कौन सा नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो मेरे भाई चेन्नई आ जाएगा, क्योंकि 300 भी इसको डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, 400 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 600 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। केवल 500 एक ऐसा नंबर है जो 2400 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। तो सी आंसर लगा दोगे। बड़े आगे देखो 5th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एलसीएम। तुमको रेशियो बताना है एलसीएम और एचसीएफ का ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। अरे मेरे भाई, अरे बहुत ही पप्पू सवाल। पहले मेरे को बता कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है। देखो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को ना प्राइम भी नहीं बोलते, कंपोजिट भी नहीं बोलते। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या, वो नंबर जिसके प्राइम फैक्टर 1 और वो नंबर खुद, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, ये प्राइम नंबर हो गए। कंपोजिट क्या, जिसके यार फैक्टर ना 1 और वो खुद के अलावा कोई और भी हो जाए, जैसे 4 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 भी हो गया,
4 भी हो गया, पर 2 भी तो इसका एक फैक्टर है, मतलब 3 फैक्टर आ गए ना। तो वैसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मेरे ख्याल से सबको याद ही होगा, क्या होता है, क्या होता है रे मेरे भाई, दैट इज 4। एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, बताओ जल्दी से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, अरे मेरे भाई दैट इज 2। अब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 2,4 एंड एचसीएफ ऑफ 2,4। एलसीएम क्या, कभी मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो एलसीएम वो नंबर है ना, एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आए। 2 और 4 की टेबल में कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो आ जाए, दैट इज 4 ओनली, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और 4 1 जा 4 होता है, तो 4 हो गया एलसीएम। एचसीएफ क्या, जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करे, तो वो 2 हो गया। अरे 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो 2, क्योंकि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। एलसीएम में ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आए, एचसीएफ में ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो वो 2 हो गया। रेशो क्या हो गया भैया, 2/1। लगाओ बंबई आंसर। कंसेप्ट कभी तुमने पकड़ लिया ना, कभी गलत नहीं करोगे रियल नंबर का क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखो, 2019 में पूछा गया था। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि भैया इसमें एलसीएम निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है, इसका फील दिला दो। देखो सवाल को पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि एलसीएम निकालने का बोला है या एचसीएफ निकालने का। एलसीएम क्या होता है, नंबरों का, मतलब जितने भी नंबर दिए कभी उसका एलसीएम निकाल रहे, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आए। जो नंबर तुमको दिए हैं, मानो 3 नंबर दिए, तो उन तीनों की टेबल में कभी वो नंबर आ रहा तो वो उसका एलसीएम है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन गए घूमने, उनके जो स्टेप्स का मेजरमेंट है ना, जैसे पहला आदमी 30 सेंटीमीटर चलता है एक कदम में, दूसरा आदमी 36 सेंटीमीटर चलता है एक कदम में, और तीसरा आदमी 40 सेंटीमीटर चलता है एक कदम में। ये कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, ओके, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। ये कह रहा है यार कितना मिनिमम डिस्टेंस ये लोग चले कि यार ये सब सेम डिस्टेंस कवर करे और कंप्लीट देखो एक तो बराबर की दूरी कवर करे और कंप्लीट स्टेप्स में कवर करे। तो देखो यार यहाँ पे एक वर्ड लिखा है व्हाट इज द मिनिमम, मिनिमम लिखा है, मतलब तुम्हें एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम के नाम में ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, एक ही हो गया। दूसरा फील जो हमेशा सही फील दिलाएगा वो ये है कि यार बेसिकली कभी इस क्वेश्चन को पढ़ के ये तो समझ में आ गया या तो एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। कभी मैं इसका एचसीएफ निकाल दूंगा तो एचसीएफ तो इन तीनों नंबर से कम वाला ही नंबर आएगा, मतलब ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में ये तीनों आए, है ना, तो यार वो तो सबसे इन तीनों से कम ही आएगा। अब ये कह रहा है यार ऐसा हो सकता है कि पहली कदम में ही कोई बंदा 30 सेंटीमीटर चल लेता है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भैया 30 सेंटीमीटर से कम दूरी में ही इन सब ने सेम डिस्टेंस कवर करा हो कंप्लीट स्टेप में, क्योंकि एक स्टेप की दूरी ये है, तो स्टेप पूरे कंप्लीट होने चाहिए, ऐसा नहीं आधा स्टेप, है ना, सवा स्टेप, ये नहीं हो सकता, स्टेप कंप्लीट होने चाहिए। तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये कब बराबर हो जाएगा, ऐसा सबसे छोटा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आए। तो देखो भाई 30 का कभी मैं देखूं प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो 2 15, है ना, 3 5 और 5 1। इसी तरीके से मैं 36 का करूं तो 2 18, 2 9, 3 3 और 3 1। इसी तरीके से मैं 40 का करूं, है ना, 2 20, 2 10, 2 5 और 5 1। क्लियर। अब देखो भाई आराम से 30 को कभी तुम देखोगे तो 30 को कैसा लिखा इन्होंने, 2 3 एंड 5। क्लियर। 36 को कैसे लिखा, 2 का स्क्वायर, ओके, 3 का स्क्वायर। अब देखो इसमें 5 नहीं है अवेलेबल, तो भैया 5 की पावर 0 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, 5 अवेलेबल नहीं है, 5 की पावर 0 लिख दिया। इधर 40 तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब,
2 का क्यूब 3 अवेलेबल नहीं है तो 3 की पावर 0 है ना, और 5 की पावर 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर 2, 3, 5 तीनों लिखते चलेंगे क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। अब एलसीएम निकाल रहे हैं तो अपने को क्या लेना रहता है, मैक्सिमम पावर। एलसीएम ले रहे हैं तो मैक्सिमम पावर। 2 की मैक्सिमम पावर इन तीनों में क्या है, 2 की पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 का स्क्वायर, और 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 5 की पावर 1। ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। 8 5 जा 40, 49 जा, देखो मेरे भाई तुम्हारे सामने पूरी कहानी 360 सेंटीमीटर। 360 सेंटीमीटर तुम देख लो, 360 सेंटीमीटर कभी ये चलेंगे, है ना, तो इन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया 360 सेंटीमीटर का कंप्लीट स्टेप में। देखो इसने कितने कदम चले होंगे, 360 को 30 से डिवाइड करोगे 12 कदम, इसने 10 कदम, इसने 9 कदम, तो कंप्लीट स्टेप। ऐसा नहीं हो रहा किसी का 9.5 आ रहा है, किसी का 8.5 आ रहा है, तो पूरा क्वेश्चन का फील लेकर सॉल्व किया। क्यों एलसीएम निकाला, समझ में आया ना। एचसीएफ ऐसा नंबर आ जाता जो इन तीनों से छोटा होता। अरे यार यहाँ पे एचसीएफ करते तो 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1, 3 की मिनिमम पावर क्या है, 3 की पावर 0, 5 की मिनिमम पावर क्या है, 5 की पावर 0। तो यार इनका एचसीएफ मेरे भाई 2 है, इनका एचसीएफ 2 है। तो 2 सेंटीमीटर में तो भाई ये इसकी कदम ही 30 सेंटीमीटर की है, तो 2 सेंटीमीटर में मुलाकात की, तो क्या है, कंप्लीट स्टेप वाला कंसेप्ट ही नहीं लग पाएगा यार। क्लियर है बात, एकदम भौकाली तरीके से समझा दिया है। अब कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में गलती मत करना, इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई को बहुत ज्यादा पसंद है। देखो इन्होंने बोला भैया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इन्होंने खुद ही लिख दिया सबसे बड़ा नंबर पता करो जो इनको डिवाइड करे, तो ये रिमाइंडर दे दे 1 2 3। ठीक है सर, हमको यार डिवीजन की एक वो पता है थ्योरम, क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, डिविडेंड इज इक्वल टू, भैया इसको डिवाइड करना है तो ये डिविडेंड है, 1251 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर कितना आया 1, फिर 9377 बराबर बी, ये Q1 है, ये मान लो कुछ क्वेश्चन Q2 आया, आपको तो वही सबसे बड़ा नंबर, वो मैंने मान लिया B वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और तीसरे वाले को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो देख लेते हैं 15628 बराबर BQ3 प्लस 3। अब देखो मेरे भाई ध्यान से देखना यार, क्या लिखा मैंने, देखो मैंने लिखा कि यार ये नंबर है डिविडेंड, इसको मान लिया सबसे बड़ा नंबर, आपको निकालना सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करे तो ये रिमाइंडर आए, तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी क्या लगाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही वाली थ्योरम लगाई, है ना। डिविडेंड जिसको डिवाइड कर रहे, बी वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे, वो निकालना है, कुछ मान लो उसको डिवाइड करने पे कुछ क्वोशंट आया होगा, रिमाइंडर 1 आया। इस तरीके से अपन ने तीनों इक्वेशन बना ली क्वेश्चन को फील लेने के लिए। अब ये समझ में आया कि सर 1251 में से ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 1250 हो जाएगा, ये 93, ये 2 उधर जाएगा तो ये 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15625। ठीक सर, बेसिकली आपको क्या करना है इस सवाल में, सर आपको इन तीनों नंबर का ये फैक्टर ही है ना, और ये फैक्टर क्या ग्रेटेस्ट नंबर है, मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये एचसीएफ ही तो है, ये फैक्टर इधर लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 1250 का बी एक फैक्टर है, 9375 का भी बी एक फैक्टर है, और 15625 का भी बी एक फैक्टर है। जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है वही, या तो उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो। तो इनका एचसीएफ निकालना है तुमको, बस निकाल लोगे 1250। क्या करें भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन करते 1250, पहले 2 की टेबल से दिया तो या 6 या 2 या 5, अब तो भैया 6 2 8 5 13, 3 की टेबल से जाएगा नहीं, सीधे 5 से लपेटेंगे, या आएगा 1 या आएगा 2 या आएगा 5, फिर 5 से दोगे तो 2 5, फिर 5 से दिया 5 और 5 से दिया एक बार में। इसी तरीके से 9375, देख भैया 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 9
24 3 की टेबल से जाएगा। 3 3 सा 9, 1 2 5। अब 3 से जा रहा है क्या? 5 2 7 1 8 3 11 नहीं, 5 से दे दूं? बिल्कुल दे दो। 6 आया, बिल्कुल आया। 2 आया, 5 आया, बिल्कुल आया, है ना? बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। अब देख भैया, अब तो ये पूरा ऐसा का ऐसा छाप ले। 125 5 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 5 और 5 टाइम्स 1। क्लियर है? अब यार ये वाला एक और है 1 5 6 2 5। देखना भैया, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 5 19। 3 की टेबल से नहीं जाएगा, सीधे 5 से दूंगा 3 टाइम्स, है ना? 15, 1 टाइम्स बहुत आसानी से, फिर 2 टाइम्स और ये 5। 3 1 2 5 हो गया। अब पूरी कहानी यही चला दो। 5 6 2 5, फिर 5 1 2 5, फिर 5 25, फिर 5 5 और 5 1। अब तुम्हें समझ में आया, अब तुम्हें समझ में आया कि सर इनके जब मैं फैक्टर लिख रहा हूं तो यार 1250 के फैक्टर लिखने में 2 की पावर कितनी आ रही है? 1। 3 की पावर कितनी आ रही है? कुछ आ ही नहीं रही है ना? ओके। 5 की पावर कितनी आ रही है? 5 की पावर 4। क्लियर? जो कुछ नहीं आ रही उसको 0 लिख लेते हैं, है ना, ताकि आपको आसानी रहे। अब इधर देखें तो 2 की पावर 0 आई, 3 की पावर कितनी आई? 1, और 5 की पावर कितनी आई मेरे भाई? 1 2 3 4 5। 1 5 6 2 5 में 2 की पावर भी 0 आई, 3 की पावर भी 0 आई, पर 5 की पावर 1 2 3 4 5 6। देखना भाई, इसका जब HCF लेगा तो 2 की सबसे मिनिमम पावर क्या है? 2 की पावर 0। 3 की सबसे मिनिमम पावर क्या है? 3 की पावर 0। 5 की सबसे मिनिमम पावर क्या है? 5 की पावर 4, विच इज 625। वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इन सब को डिवाइड करे और ये रिमाइंडर दे दे। क्लियर है बात? एकदम भौकाली तरीके से HCF निकाल रहे तो मिनिमम पावर ली जाएगी कॉमन फैक्टर की। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता तो उसकी पावर 0 करके लिख सकते, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 है, और 1 किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत है नहीं। तरीका समझ में आ गया तो कभी गलत नहीं करोगे। क्लियर है? एकदम भौकाली तरीके से समझ में आया। आगे बढ़े। ये एक और वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है LCM HCF के अलावा, कि तुमसे ये कहेंगे कि यार चेक करो कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखो, कोई भी नंबर की यूनिट प्लेस पे कभी 0 आना है तो कोई भी नंबर, जैसे 0 आने के लिए 10 का होना जरूरी है, और 10 के प्राइम फैक्टर देखूं तो 2 और 5 का होना जरूरी है। तो यहां पे आप अंग्रेजी में लिखना एनी नंबर, यहां पे अंग्रेजी में लिखना एनी नंबर दैट कैन एंड विथ, यहां से पूरा छाप लेना, दैट कैन एंड विथ। ओके, जिसकी भी अंग्रेजी कमजोर है बिल्कुल क्वेश्चन में से छाप लेना, एनी नंबर दैट कैन एंड विथ द डिजिट 0, ओके, should contain 2 and 5 as their prime factors। जो भी नंबर ना 0 से एंड होना चाहते हैं उनको 2 और 5 को अपना प्राइम फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, है ना? शुड की जगह मस्ट लिख दो। मस्ट कंटेन 2 and 5 as their prime factors, ना कि प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम फैक्टर्स, ये अंग्रेजी में लिखा। अब मैं देखूं यार 6 की पावर n, तो ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 and 3, क्योंकि 2 की पावर, इसको आप 6 की पावर n को लिखोगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3, ये 5 नहीं है, तो ये कभी 0 से एंड नहीं हो सकता। यहां पे लिख देना एज वी कैन सी। देखो 6 की पावर n को आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, एज वी कैन सी दैट 6 की पावर n कैन ओनली कंटेन
2 and 3 as their prime factors, 5 is not there. ये तो अंग्रेजी में आपको लिखना रहेगा. As we can see, 6 की power n can only contain 2 and 3 as their prime factors. Therefore, it cannot end with the digit 0. ये अंग्रेजी में लिख दिया, तुम्हारे 2 नंबर कंफर्म हो गए. क्लियर. बस इतनी बातें तुमको लिखनी थी. किसी भी नंबर का 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है. जैसे 10 को देख लोगे, 100 को देख लो, 1000 को देख लो, आखिरी में एक 0 लाने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है. पर 6 की पावर n में केवल एक ही प्राइम फैक्टर है, तो फिर कैसे होगा? काम ही नहीं बन पाएगा. इसलिए अपन कह देंगे कि यार ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा. नो. क्लियर. चलो, अब ये कह रहा है यार कि आप ये बताओ कि वाई दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर. क्यों ये नंबर कंपोजिट है? तो कंपोजिट नंबर में मैंने क्या बोला था कि नंबर खुद और 1 प्राइम फैक्टर के अलावा कोई और भी प्राइम फैक्टर कभी आ रहा है तो वो नंबर आपके कंपोजिट नंबर होंगे. किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, है ना, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 + 13. अब इसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि सर इस वाली टर्म में भी 13 है, इस वाली टर्म में भी 13 है, तो 13 को कॉमन निकाल ले, है ना. 13 को कॉमन निकालेगा तो बचेगा क्या? 7 × 11 और ये बचा +1, ये बचा 13 × 77 और 1 78. यहां पे आपको समझ में आ गया कि 1 एक तो नंबर खुद है, एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, हाँ मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर जो आएगा, आपका जो नंबर है वो तो है ही एक, इसका प्राइम फैक्टर, इसका फैक्टर, प्राइम फैक्टर नहीं, इसका फैक्टर, है ना. फैक्टर मतलब जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा. एक 1 खुद है, एक 13 और आ गया ना इसका प्राइम फैक्टर, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा. क्लियर है. बस ये कॉमन निकालने का कंसेप्ट होता है इन सवालों में. जैसे ये वाला सवाल है तो कॉमन क्या निकल जाएगा? 5 कॉमन निकाल ले. 5 कॉमन निकाला तो बचा क्या? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 +1, है ना. × 1 भी लिखोगे तो 1 लिखने का कोई सेंस है नहीं. तो यहां पे आ गया 5 भी इसका एक प्राइम फैक्टर, 5 एज अ प्राइम फैक्टर. तो भैया ये भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर का 1 और ये नंबर खुद के अलावा एक 5 भी एक फैक्टर आ रहा है, तो ये तो कंपोजिट नंबर होगा ही. जैसे इसमें 13 भी एक प्राइम फैक्टर आ रहा है तो ये कंपोजिट नंबर होगा ही. बस ये लिखना है तुमको और कुछ नहीं करना था. यहाँ पे बस इसको कॉमन निकाल के तुम कह सकते हो कि यार 5 प्राइम फैक्टर आ गया ना, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में मतलब 5 ये पूरा. अब ये इसको ऑब्टेन कैसे होगा? ये नंबर के फॉर्म में. भैया इसको मल्टीप्लाई करके कुछ भी मान लो x आया, है ना, तो 5 × x आपका जो नंबर है वो आ गया, है ना. तो 5 तो क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टर हो गया. और 5 का भी प्राइम फैक्टर हो गया तो 1 और वो नंबर खुद जो कि नंबर है, उसके अलावा 5 भी एक प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो कंपोजिट नंबर होगा ही. अरे बहुत बेसिक था. अरे यार ये क्वेश्चन ना सीबीएसई को बहुत ज्यादा पसंद है भाई, कि प्रूव करो कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, प्रूव करो √2 एक इर्रेशनल नंबर है, प्रूव करो √3 एक इर्रेशनल नंबर है. बहुत ज्यादा पूछा जाता है. इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट है कि इस क्वेश्चन को करते हैं अपन कौन सी मेथड से? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करते हैं. कौन सी मेथड से करते हैं मेरे भाई? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. मतलब ऐसा मान लेते हैं कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है, और फिर सॉल्व करते हैं. तो ये क्वेश्चन को तो एकदम पूरा दिमाग में बिठा के चले जाना कि यार ऐसे ऐसे सॉल्व करना है इसको. इसकी बस प्रोसेस पता होनी चाहिए कि भैया √5 एक इर्रेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है. तो करने का तरीका क्या होता है कि लेट √5 बी माई रैशनल नंबर. मैंने बोला यार √5 क्या है? मेरा रैशनल नंबर है. और कभी मैं ये कह रहा हूं कि √5 मेरा रैशनल नंबर है, तो मैं √5 को p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं. यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? वेयर p and q आर कोप्राइम. कोप्राइम क्या होते हैं? वो नंबर
जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। यहां पे ये लाइन लिखना मत भूलना, वेयर P and Q आर को प्राइम इंटीजर। देखो यार किसी को भी तुम P बाई Q के फॉर्म में लिखते हो, है ना, को प्राइम इंटीजर्स। देखना ध्यान से, पूरा फील दिलाता हूं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन लिख देना कि √5 P बाई Q के फॉर्म में वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। को प्राइम का मतलब समझना, जो भी चीजें लिख रहे हो उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। को प्राइम, है ना, दो नंबर मानो A और B, इनको को प्राइम कब बोलेंगे? जब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने करा 4/9, ठीक। अब इसको और काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते। तो ये 4 और 9 क्या है? ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। कोई तुमसे कहे कि भैया 3/7, ये भी क्या हो गए? दोनों को प्राइम, क्योंकि इसके बाद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप बेसिकली ये P बाई Q पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, इसके बाद काटना पीटना अलाउड नहीं है। अब जैसे कोई बोले यार 24/30, क्या ये को प्राइम नंबर है 24 और 30? नहीं, क्योंकि ये काटे जा सकते हैं। ये भी टेबलों में आ रहे हैं, 6 की टेबल में 4 बार में, 6 की टेबल में 5 बार में। ये 4/5 में आने के बाद 4 और 5 आपके क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। तो बेसिकली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अपन ये मान रहे कि P बाई Q के फॉर्म में लिखाया गया, जहां पे P और Q क्या है? को प्राइम नंबर है, मतलब उनका कोई भी फैक्टर अदर देन 1 कॉमन नहीं है, इसके बाद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो भैया आप इसको इधर पहुंचाओगे, √5Q बराबर P, स्क्वायरिंग कर दोगे, ये आ जाएगा 5Q² बराबर P²। अब यहां से समझ में आ गया कि 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है P² को, है ना। 5 क्या कर रहा है मेरे भाई? डिवाइड कर रहा है P² को। क्यों? क्योंकि भैया 5 क्या है? एक प्राइम फैक्टर है P² का। इधर देखोगे तो मल्टीप्लीकेशन में 5 × Q² बराबर कोई नंबर है P², तो 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है P² को। तो यहां पे लिख सकते हो तुम कि यार 5 डिवाइड्स P²। यहां से समझ में आ रहा है। तो भैया अपने को पता है कि 5 देन तो डिवाइड P ऑल्सो, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 डिवाइड P ऑल्सो, ये थ्योरम होती है। और कभी 5 डिवाइड P मतलब P बराबर कोई नया नंबर ले लिया मैंने 5R फॉर एग्जाम्पल, तो अब इसका स्क्वायरिंग करूंगा अगली स्टेप में, तो P² बराबर 25R²। और P² की वैल्यू कितनी है? यहां से देख ले, 5Q² बराबर 25R²। यहां से Q², ये 5 को इधर भेजोगे तो Q² बराबर आ जाएगा 5R²। यहां से समझ में आ रहा है कि ये 5 उधर है ना, तो यार ये तो 5 इसका भी एक प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर है मतलब 5 डिवाइड्स Q²। तो भैया एक प्राइम नंबर कभी Q² को डिवाइड कर रहा है, तो ये थ्योरम होती है कि 5 डिवाइड Q एज वेल, है ना। इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने डिटेल्ड लेक्चर में इसका प्रूफ भी कराया है कि कभी 5 डिवाइड कर रहा है Q² को, तो 5 डिवाइड करेगा Q को भी। अब यहां से एक बात समझ में आई कि सर 5 तो डिवाइड कर रहा है P को भी, 5 तो डिवाइड कर रहा है Q को भी, पर हमने P और Q को क्या माना था? को प्राइम नंबर। तो यार ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। को प्राइम नंबर का तो 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 5 एक और कॉमन फैक्टर हो गया P और Q का, तो भैया ये को प्राइम इंटीजर ही नहीं है, और कभी ये को प्राइम इंटीजर नहीं है। तो मैंने जो माना था वो गलत हो गया, मैंने जो माना था वो गलत हो गया। हेंस √5 मैंने रैशनल माना था, पर √5 क्या हो जाएगा? इरैशनल हो जाएगा। मेन बात इस प्रूफ को करने में केवल को प्राइम के साथ खेले। कभी को प्राइम की डेफिनेशन पता है तुझे कि को प्राइम क्या होता है? दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता, है ना। तो अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि यार 5 भी इसका कॉमन फैक्टर है P और Q का। पहले अपन ने माना कि P और Q को प्राइम नंबर है, मतलब इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, मतलब इन दोनों को 1 के अलावा कोई भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। 1 तो सारे नंबर को डिवाइड कर लेता है ना, पर 1 के अलावा इनको कोई भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। कॉमन नंबर ऐसा कोई नहीं है जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड करे। पर अपने को यहां से समझ में आया कि भैया इसको इधर भेजा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो √5 का 5 हो गया, ये आ गया।
यहां से समझ में आया कि 5 एक फैक्टर है पी स्क्वायर का। कभी 5 एक फैक्टर है पी स्क्वायर का तो 5 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, फैक्टर मतलब उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड करेगा पी को भी। तो भैया कभी 5 डिवाइड कर रहा है पी को तो अपन लिख सकते हैं पी बराबर कोई 5r, आर यहाँ पे कोई नया नंबर है, स्क्वायरिंग करी पी स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी कि भैया पी स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर आई थी, यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर पुट कर दी, तो q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर आ गया। क्लियर? बहुत आराम आराम से सारी बातें तुम्हारे सामने लिखी है। अगली लाइन मतलब यहां पे जब तुम लिखोगे इसके बाद, है ना, इसके बाद therefore 5 is the common factor of both P and Q, which means P and Q are not co-prime integers. Clear? Which means P and Q are not co-prime integers. तो भैया विच मीन्स पी एंड क्यू आर नॉट कोप्राइम इंटीजर, खेल खत्म हो गया। कभी पी और क्यू कोप्राइम इंटीजर नहीं है तो काम बन गया भैया। हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस अवर अजम्पशन जो हमने माना था कि √5 क्या है मेरे भाई, रैशनल, वो गलत हो गया। तो अब √5 क्या होगा, इरैशनल, हैंस प्रूव्ड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब खुद को ही गलत साबित कर देना। ये प्रोसेस पूरी दिमाग में रखना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस पर डबल स्टार लगाता हूँ। हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा या इसकी वैरायटी के क्वेश्चन, या तो उसको ऐसे फॉर्म में पूछ लिया जाए कि भैया प्रूव करो 2 + √3/5 एक इरैशनल नंबर है। यहां पे तुम्हें ये बोल दिया कि भैया जो √3 है वो एक इरैशनल नंबर ऑलरेडी है। तो देखो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लगानी है कि लेट 2 + √3/5 बी माई रैशनल नंबर। ये आसान है, इस वैरायटी को करना आसान है। इसमें भी पहली लाइन यही लिखोगे कि यार मान लो ये क्या है, एक रैशनल नंबर। अरे यार ये रैशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख देंगे। 2 + √3/5 को p/q के फॉर्म में लिख दिया। वापस वही, वेयर p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. and q is not equal to 0. अब देखो ये आ गया, ये 5 को उधर पहुंचाया, 2 + √3 बराबर 5p/q। इस 2 को उधर पहुंचाया, बस √3 को, क्योंकि √3 आपको ऑलरेडी दे दिया, इरैशनल नंबर है, तो भैया 5p/q -2 ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो √3 बराबर q हो जाएगा, ये है ना, एलसीएम ये आ जाएगा 5p -2q। ये कुछ इस तरीके से बन गया, है ना। आपको इस क्वेश्चन में कभी इस वैरायटी का कोई क्वेश्चन आए जिसमें दे दिया √3 एक इरैशनल नंबर है ऑलरेडी, है ना, तो आप क्या करो, √3 को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले आओ। तो पहले इस 5 को पहुंचाया मल्टीप्लाई करके, फिर ये +2 था तो इसको इधर पहुंचाया -2 करके, एलसीएम ले लिया, ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसको कभी तुम ध्यान से देखोगे तो इधर क्या लिखा है, एक इरैशनल नंबर, और ऊपर में कभी देखूं, मतलब ऊपर आरएचएस में देखूं तो p और q क्या है, इंटीजर है। एक इंटीजर का इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन होगा, इंटीजर आएगा, माइनस इंटीजर एक इंटीजर आएगा, डिवाइड बाय q एक इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये जो चीजें लिखी है, एक इंटीजर बाय इंटीजर, ये तो एक रैशनल नंबर है, दिस इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो भैया एक इरैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, हैंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने रैशनल माना था वो इरैशनल है। बस यहां पे ये लिख देना कि इरैशनल नंबर कभी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, हैंस
अवर assumption इज रॉन्ग। बस इतना लिखना रहेगा। मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई। ये आसान है वो पिछले वाले से। पिछले वाले का प्रूफ बहुत लंबा है, इसका 3 स्टेप का प्रूफ है। क्या करना है, √3 जो भी गिवन हो सवाल में उसको एक तरफ रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना, दूसरे वाले को रैशनल बता देना, क्योंकि वो तो पूरा दिख रहा है, इंटीजर है तो न्यूमरेटर भी एक इंटीजर, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर, p/q के फॉर्म में ही लिखा है ऑलरेडी, तो ये एक रैशनल नंबर है। जहां पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है तो भैया एक रैशनल कभी एक इरैशनल के बराबर नहीं हो सकता, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। तो आपने जो अज्यूम किया था वो गलत हो गया। एक और वैरायटी ये वाली आती है कि यार, और तुमको ये पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी कोई प्राइम नंबर है, वेयर p इज अ प्राइम नंबर, तो वो एक इरैशनल नंबर होता है। अब तुम इसमें प्रूव करने मत बैठ जाना कि √2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। क्लियर। अब देखो यार, ऐसा आ गया, प्रूव करो कि √2 + √5 एक इरैशनल नंबर है। एक ये लास्ट वैरायटी है जो पूछ लेती है कभी कभार सीबीएसई, तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है, जैसे √2 + √5 है ना, तो लेट वही वापस से असम्पशन बी आर माई रैशनल नंबर। हमने क्या बोला कि यार ये मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है, और कभी ये एक रैशनल नंबर है। ओके, तो √2 + √5 को आप p/q के फॉर्म में लिखोगे, है ना, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। वही लाइन पहली, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें यहां तक तो सब सेम ही करना है ना, को प्राइम इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बस काम बन गया। अब क्या करना है, अब एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। किसी को भी √2 को उधर ले जाओ या √5 को, जो तुमको अच्छा लगे। मैंने √5 को उधर ले गया, ठीक, p/q - √5। अब स्क्वायरिंग कर दो। कुछ बच्चे यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे, यहां पे स्क्वायरिंग करोगे तो √10 बन जाएगा, है ना। अब √10 के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर कभी प्राइम नंबर है तो वो एक इरैशनल नंबर होता है, ये अपनी एनसीईआरटी मानती है। तो भैया स्क्वायरिंग कर दो, √2 का स्क्वायर, यहां पे लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तुम किसी को भी पहुंचा सकते हो, मैंने √5 को पहुंचाया, तुम चाहो तो √2 को भी पहुंचा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा p/q - √5 का स्क्वायर। देखो क्या आ रहा है, 2 इधर a - b का होल स्क्वायर, ये हो गया p² / q² प्लस √5 का स्क्वायर विल बी 5 - 2ab, तो हो जाएगा 2√5 p/q। क्लियर। बहुत आसानी से ये वाली टर्म को, जो रूट वाली टर्म है उसको इधर ले आओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा 2√5 p/q। ओके, बराबर ये 2 को इधर ले आओगे तो p²/q² प्लस 5 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा। क्लियर है ना। इसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 2√5 p/q। अब ये p/q देखो, इधर मेरे भाई p/q है तो उधर जाके q/p हो जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट में p²/q² प्लस 3, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये 2 भी देखो इधर 2√5 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर बचा √5 और उधर बचा ये सारी बातें। ये सारी बातों को देखो तो देखो p, q, 3, 2 सब क्या है, इंटीजर्स है, और ये क्या बन गया, RHS पूरा रैशनल बन गया। ये पूरा क्या बन गया, रैशनल। और ये क्या है, √5 एक इरैशनल नंबर है। तो कभी भी इरैशनल रैशनल के बराबर नहीं होता। यही टेक्निक लगानी है कि इरैशनल कभी रैशनल के बराबर नहीं होता। ये जो कहानी लिखी है दिस इज रैशनल, ये जो कहानी लिखी ये क्या है, रैशनल है। क्यों रैशनल है, दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी रूट नहीं है। ये देख, इंटीजर को इंटीजर में जोड़ेगा तो कुछ इंटीजर आएगा, इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन कुछ इंटीजर, मतलब ये देख फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फ्रैक्शन में रैशनल नंबर ही बनेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। देख बस ट्रांसफॉर्मेशन देख ले मैंने क्या किया, ये माइनस वाली टर्म को तोक के उधर ले गया तो एज इट इज प्लस की हो जाएगी। ये 2 को इधर ले आया तो 5 - 2 क्या हो गया, प्लस का 3। अब देख इधर क्या करना चाहे, p² + q² + 3। अब देखो ये क्या था, 2 p/q
है ना। 2p क्या था, उधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा डिवाइड, और ये q क्या है, डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई, q अपॉन 2p। और ये पूरी कहानी, ये पूरी कहानी क्लियर है एकदम, भौकाली तरीके से सारी बातें समझ में आई। ये क्वेश्चन आते हैं रैशनल नंबर, रियल नंबर के, इसके अलावा सीबीएसई कुछ नहीं पूछता भाई लोग। आई होप रियल नंबर कि आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार इन सारे सवालों को खुद से प्रैक्टिस करना, इस तरीके से क्वेश्चनों को एग्जाम में लिखना है, ये मैंने बता दिया। किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछती है सीबीएसई ये बता दिया। कभी इस तरह के और वीडियो तुमको चाहिए, ये सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, तो कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर तुमको कौन सा चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मचाते रहो, मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।